Hello, students. Today we'll continue with the third part of the chapter Poets and Pancakes. So we were in page number 62, last paragraph. Please stay with me. When Frank Buchman's Moral Rearmament Army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. यहाँ पे एक नाम आया है फ्रैंक बचमैन का। तो राइटर बोलते हैं कि फ्रैंक बचमैन ने एक मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी बनाई थी जिसमें कि 200 मेंबर्स थे, और इस आर्मी ने 1952 में मद्रास में विज़िट किया और जेमिनी स्टूडियोज़ में अपना शो परफॉर्म किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्मी क्या शो परफॉर्म करेगी। एक्चुअली ये आर्मी नहीं थी, हालांकि इसका नाम मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी था, लेकिन ये एक सर्कस का नाम था। तो इस सर्कस के मेंबर्स ने जेमिनी स्टूडियोज़ में अपना शो परफॉर्म किया, क्योंकि पूरे मद्रास में जेमिनी स्टूडियोज़ से ज़्यादा अच्छा होस्ट इनको नहीं मिल सकता था, क्योंकि जेमिनी स्टूडियोज़ के जो ऑर्गेनाइज़र्स थे, जो स्टाफ थे, वो बहुत हॉस्पिटेबल थे, बहुत चैरिटेबल थे, बहुत वार्म थे, बहुत कॉर्डियल थे, बहुत वेलकमिंग भी थे। इसीलिए जेमिनी स्टूडियोज़ में इन्होंने सर्कस ने अपना शो परफॉर्म किया। समवन कॉल द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस। किसी ने कहा कि ये जो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी है, ये तो एक इंटरनेशनल सर्कस है। दे वरंट वेरी गुड ऑन द ट्रेपीज एंड देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स वाज ओनली एट द डिनर टेबल। लेकिन ये सर्कस ज़रूर था, लेकिन सर्कस जैसी क्वालिटीज़ इसके परफॉर्मर्स में नहीं थी, क्योंकि ये लोग ट्रेपीज़ में बहुत अच्छे नहीं थे। ट्रेपीज़ एक तरह का झूला होता है जिसमें सर्कस के जो परफॉर्मर्स होते हैं परफॉर्म करते हैं, अपने फीट्स दिखाते हैं, अपने एक्रोबैट्स, जिम्नास्टिक्स दिखाते हैं। और हमने देखा होगा कि सर्कस में एनिमल्स के साथ भी बहुत सारे शोज़ होते हैं, लायंस के साथ, टाइगर्स के साथ, एलिफेंट्स के साथ। बट इस तरह का कोई भी शो जानवरों वाला इस सर्कस के द्वारा नहीं शो किया गया था। हाँ, जानवरों से इनका वास्ता केवल एक ही था, डिनर टेबल में। मतलब केवल जानवरों के साथ जो भी इनका इंटरेक्शन हमको दिखता था वो डिनर टेबल में दिखता था। मीन्स जानवरों का नॉनवेज खाते थे बस, और कोई इनका लिंक नहीं था जानवरों से, कोई इनका शो नहीं होता था। बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। हाँ, लेकिन 2 शोज़ ये परफॉर्म करते थे सर्कस वाले, वो बहुत प्रोफेशनली परफॉर्म करते थे। देयर जोथैम वैली and the Forgotten Factor ran several shows in Madras, and along with the other citizens of the city, the Gemini family of 600 saw the plays over and over again. हाँ, लेकिन ये सर्कस वालों के 2 शोज़, जिसमें से एक का नाम था जोथैम वैली और दूसरे का नाम था द फॉरगॉटन फैक्टर, ये शोज़ बहुत प्रोमिनेंट थे, बहुत पॉपुलर थे, और पूरे मद्रास में बहुत बार इनकी शोकेसिंग की गई थी। इनको दिखाया गया था थिएटर्स में, स्क्रीन्स में, स्टेजेस में, है ना। और मद्रास के जितने भी सिटीजन्स थे, उसके साथ साथ जेमिनी स्टूडियोज़ का जितना भी स्टाफ था, जितने भी मेंबर्स जेमिनी स्टूडियोज़ के थे, लगभग 600 लोग जेमिनी स्टूडियोज़ में काम करते थे, इन सब ने शोज़ को बार बार देखा। यानी मद्रास के सिटीजन्स ने भी और जेमिनी स्टूडियोज़ के जो फंक्शनरीज थे, जो स्टाफ थे, उन्होंने भी। ये दोनों शोज़ बहुत पॉपुलर थे। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज। ये दोनों जो प्ले थे, जो दोनों शो जो थे, इनमें जो मैसेज दिया जाता था एंड में, वो बहुत ही प्लेन और सिंपल था। होमिलीज था, होमिलीज मतलब एक मॉरल लेक्चर जैसा होता है। तो लास्ट में जो मैसेज था वो बहुत ही प्लेन और एक मॉरल सिंपल था, टीडियस टाइप का लेक्चर था। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट। लेकिन जो ये सेट्स जहाँ पे परफॉर्म करते थे शो को, और जो कॉस्ट्यूम पहनते थे, वो बड़े फर्स्ट क्लास एलिगेंट होते थे। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड। और जो मद्रास के ड्रामा कम्युनिटी के लोग थे, बड़े इम्प्रेस थे इन दोनों शोज से। एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोथैम वैली। और तमिल की जो ड्रामा कम्युनिटी थी मद्रास की, वो काफ़ी इम्प्रेस थी। तो उन्होंने इन शोज़ में से कुछ सीन्स कॉपी भी करे अपने शोज़ में, जैसे कि सनराइज़ और सनसेट का सीन जो दिखाया जाता था इन प्लेज में, वो इन्होंने ड्रामा कम्युनिटी जब अपने शोज़ में कॉपी किया। जैसे जोथैम वैली में with a bare stage, a white background, curtain and a tune played on the flute. जोथैम वैली में जब सनसेट या सनराइज़ का सीन दिखाते थे तो एक बेयर स्टेज, एक खाली स्टेज दिखाते थे, और वाइट बैकग्राउंड दिखाते थे जिसमें कि पर्दा लगे रहता था, और एक बांसुरी की धुन पीछे से बजती थी। इस तरह का सीन पोर्ट्रे किया जाता था।
तो इसी तरह का सीन जो था वो तमिल की ड्रामा कम्युनिटी ने अपने प्लेस में कॉपी करना शुरू किया. इट वॉज some years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement to international communism. और कुछ सालों बाद मुझे पता लगा, द राइटर बोल रहे हैं कि उसे पता लगा कि जो MRA था, जो मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी जिसे हम सर्कस बोल रहे हैं, वो एक्चुअली एक सर्कस तो था, लेकिन सर्कस की आड़ में वो एक एंटी कम्युनिज्म मूवमेंट था. मैंने कम्युनिज्म के बारे में आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप उसे देख लीजिएगा. इट वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म. तो कम्युनिज्म के अगेंस्ट एक कैंपेन थी ये MRA जो थी. एंड द बिग बॉसेस ऑफ मैड्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स. और जो मैड्रास के बिग बॉसेस थे, मीन्स बड़ी बड़ी जो हस्तियां थी, वो MRA के द्वारा बेवकूफ़ बनाई जाती थी. मतलब वो इनके स्टूडियोज़ में आते थे, बोलते थे कि हमें सर्कस का शो करना है, लेकिन सर्कस की आड़ में एक्चुअली ये एंटी कम्युनिस्ट कैंपेन करते थे. तो हमने पिछले वीडियो में कम्युनिज्म के बारे में पढ़ा था और मैंने बताया था कि पूरा का पूरा जेमिनी स्टूडियोज़ जो था वो एंटी कम्युनिज्म था. आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वाज इंडीड द केस फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स of these big bosses and their enterprises remain the same, MRA or no MRA, international communism or no international communism. अब यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि हालांकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो MRA थी वो बिग बॉसेस को बेवकूफ़ बनाती थी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं था. ये मेरा केवल अंदाज़ा था. हो सकता है कि MRA और बिग बॉसेस के बीच में कोई बॉन्डिंग रही हो, क्योंकि कोई भी चीज़ बदली नहीं थी. MRA के आने से या नहीं आने से, इंटरनेशनल कम्युनिज्म के होने से या नहीं होने से, स्टूडियो और बिग बॉसेस की कोई भी चीज़ में कोई बदलाव नहीं आया था. वो एज इट इज़ था. इसलिए आई एम नॉट मच श्योर अबाउट द लाइजनिंग एंड द नेक्सस बिटवीन दीज टू. द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियोज हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेस ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनैलिटीज़. हाँ, लेकिन जेमिनी स्टूडियोज़ का जो स्टाफ था वो बहुत खुश था. इस सर्कस के लोगों को अपने स्टूडियो में परफॉर्म करने के लिए इन्होंने अलाउ किया, तो इससे जेमिनी स्टूडियोज़ का स्टाफ बहुत खुश था, क्योंकि एक तो 200 लोग थे और बहुत डाइवर्स लोग थे, अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग देशों के, नेशनैलिटीज़ के लोग थे. तो दे वर वेरी मच एंटरटेन्ड एंड एक्साइटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ MRA. नाउ हियर आर सम वर्ड्स. ह्यूज़ मतलब होता है कलर. साइज़, यू नो, साइज़ किसी का मतलब किसी की वॉल्यूम या किसी का कितना किसी में वेट है. तो अलग अलग साइज़ के लोग थे, अलग अलग रंगों के लोग थे, अलग अलग नेशनैलिटीज़ के लोग थे. बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा वेरीगेटेडनेस थी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी. तो एक रौनक आ गई थी जेमिनी स्टूडियोज़ में. इस वजह से जेमिनी स्टूडियोज़ का स्टाफ तो बहुत खुश था भाई MRA के आने से. It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department. ये एक अच्छा बदलाव था, क्योंकि जनरली क्या था, जेमिनी स्टूडियोज़ में जो मेकअप बॉय था वो क्राउड का मेकअप क्या करता था, स्लैप करके एक साथ थिक लेयर्स ऑफ क्रीम लगा के उनका मेकअप क्या करता था, रूटीन वर्क जो था उसका. लेकिन उससे काफ़ी अच्छा एक चेंज हो गया था इनके आने से, MRA के आने से. तो इट वॉज अ गुड चेंज. नेक्स्ट पैराग्राफ. A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again, we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. अब मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के बाद अब एक दूसरा एपिसोड यहाँ पे शुरू हो रहा है. कुछ ही महीने बाद जो जेमिनी स्टूडियोज़ के ओनर थे, जो बिग बॉसेस थे, उनके फ़ोन की घंटियाँ बजने लगी और एक बार फिर से जेमिनी स्टूडियोज़ को तैयार किया जाने लगा एक दूसरे विजिटर के लिए. कोई और गेस्ट वहाँ पे परफॉर्म करने आने वाला था, उसके लिए जेमिनी स्टूडियोज़ में प्रिपरेशन होने लगी, स्टेज को क्लियर किया जाने लगा. ऑल दिस सेड वाज दैट ही वाज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड. सुनने आया कि वो कोई पोएट है, इंग्लैंड से आ रहा है यहाँ पे स्पीच देने. द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन. जेमिनी स्टूडियोज़ का जो स्टाफ था बहुत सिंपल था और उन्होंने किसी भी बहुत ज़्यादा हाई फाई एग्जॉटिक पोएट के बारे में नहीं सुना था. केवल कुछ ही पोएट्स के बारे में वो लोग जानते थे, जिनमें से वर्ड्सवर्थ एक थे, टेनिसन एक थे. द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट्स. और थोड़े जो पढ़े लिखा स्टाफ था वो कीट्स के बारे में जानता था, जॉन कीट्स. शेली एंड बायरन के बारे में भी जानता था, थोड़ा पढ़ा लिखा जो था. एंड वन और टू माइट हैव फ्रेंडली कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम इलियट. और कुछ ही एक दो जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे स्टाफ में, वही
इलियट के बारे में जानते थे। हु वॉज द पोएट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियोज नाउ। लेकिन ये पोएट कौन है भाई जो जेमिनी स्टूडियोज में अब आ रहा है, हमारे इस बार आ रहा है। ही इज़ नॉट अ पोएट, ही इज़ एन एडिटर, दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन। किसी ने कहा कि वो पोएट नहीं है, वो एक एडिटर है, मैगजीन या न्यूज़पेपर के एडिटर होते हैं ना, वो है। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो जेमिनी स्टूडियोज का ओनर है वासन, वो उसको एक बहुत ही ग्रैंड रिसेप्शन दे रहा है। वासन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकतम, क्योंकि वासन खुद भी एक एडिटर हैं, एक तमिल की वीकली मैगजीन के एडिटर हैं जिसका नाम है आनंद विकटन। प्लीज रिमेंबर ऑल दीज नेम्स, ओके। He wasn't the editor of any of the known names of British publications in Madras, that is those known at the Gemini Studios. अब जो भी हैं भाई, ये आ रहे हैं जो गेस्ट, ये एडिटर तो हैं लेकिन किसी जाने पहचाने पब्लिकेशन के एडिटर नहीं है मद्रास के। यानी कि मद्रास में कई सारे ब्रिटिश पब्लिकेशंस उस समय आया करते थे, उनमें से शायद ही किसी के भी एडिटर नहीं हैं। सिंस द टॉप मैन ऑफ the Hindu were taking the initiative, the surmise was that the poet was the editor of a daily. लेकिन ऐसा था कि जब इसके स्वागत के लिए द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, जो डेली न्यूज़पेपर जो आजकल भी आता है और पहले भी आया करता था, उसके जो एडिटर्स थे, उसके जो टॉप पीपल थे, वो इसको वेलकम करने की तैयारियां कर रहे हैं। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया गया कि जो एडिटर आ रहे हैं ये शायद किसी डेली न्यूज़पेपर के एडिटर हैं। द सरमाइज का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, गैस करना। इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना। बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन और द लंदन टाइम्स। लेकिन जो एडिटर आ रहे हैं ये हैं तो किसी डेली न्यूज़पेपर के एडिटर, लेकिन द मैनचेस्टर गार्जियन के एडिटर नहीं है, एक फेमस वहाँ का न्यूज़पेपर है। और लंदन टाइम्स के भी एडिटर नहीं है, क्योंकि लंदन टाइम्स भी एक फेमस न्यूज़पेपर है लंदन का, और मैनचेस्टर गार्जियन भी यूनाइटेड किंगडम का एक फेमस डेली न्यूज़पेपर है। इन दोनों के तो एडिटर ये नहीं है। दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू। केवल इतना ही हम लोग जानते थे, जेमिनी स्टूडियोज़ के लोग, और हम में जो सबसे इन्फॉर्म्ड लोग थे वो भी केवल इतना ही जानते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon द पोएट और द एडिटर अराइव्ड। आखिरकार दिन के 4 बजे जो पोएट आने वाले थे, जो मेहमान, वो आए। पोएट कह लो या एडिटर कह लो, पता नहीं है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ही वॉज अ टॉल मैन, वेरी इंग्लिश, वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस। वो एक लंबे आदमी थे, बहुत इंग्लिश आदमी थे। इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के थे तो इंग्लिश तो होंगे ही। वेरी सीरियस, ही वॉज वेरी सीरियस, वेरी सॉलेम, वेरी ग्रेव एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस। और हम लोगों से बहुत ही अनजाने थे। Obviously वो इंग्लैंड से आ रहे तो अनजाने होंगे ही। Battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage, the boss read out a long speech. Long speech. It was obvious that he too knew precious little about the poet or the editor. तो अब बताते हैं कि स्टेज में जब वो आए, गेस्ट आए, तो उनका वेलकम करने के लिए बॉस स्टेज में गए। लेकिन उस ज़माने में क्या था, पेडिस्टल फैंस लगाए जाते थे एयरेशन के लिए, वेंटिलेशन के लिए। आजकल तो एसी वगैरह है, उस समय इतना कॉमन नहीं था। तो पेडिस्टल फैंस मीन्स टेबल फैंस। तो हाफ अ डोजन मतलब 6-7 टेबल फैंस लगे हुए थे, उनकी आवाज़ें भी आ रही थी। उससे बैटल करते करते उसकी आवाज़ से अपने बॉस ने क्या करा, वेलकम स्पीच को रीड किया। बहुत लंबी सी स्पीच पढ़ी उसका स्वागत करने के लिए। इट वॉज ऑब्वियस that he too knew precious little about the poet or the editor. उनकी स्पीच से, बॉस की स्पीच से ये बात तो साफ हो रही थी कि बॉस भी बहुत कम जानते थे एडिटर के बारे में, जो गेस्ट है उसके बारे में। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स बट हेयर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। जो बॉस स्पीच दे रहे थे वो बहुत जनरल स्पीच थी, उसमें कुछ स्पेसिफिकली बताया नहीं गया, और उसमें कई जगह पे कॉमन टर्म्स जैसे डेमोक्रेसी हो गया, फ्रीडम हो गया, इस तरह के वर्ड्स वो यूज़ कर रहे थे। पेपर्ड विद, पेपर मतलब जैसे नमक मिर्च डालते हैं ना, पेपर छिड़काव करना, वैसे ये जो वर्ड्स थे बीच में छिड़के हुए थे उनकी स्पीच के। देन द पोएट स्पोक। उसके बाद जब बॉस ने अपनी स्पीच दे दी तो पोएट ने अपना लेक्चर शुरू किया। ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। शायद वो इससे ज़्यादा डेज्ड और साइलेंट ऑडियंस को एड्रेस नहीं कर सकता था, क्योंकि
जब वो बोल रहा था तो ऑडियंस बड़ी डेज्ड थी, सरप्राइज्ड थी और नॉन रिस्पॉन्सिव थी, क्योंकि वो ब्रिटिश था, उसकी लैंग्वेज किसी को समझ में आ नहीं रही थी। तो सब ऑडियंस चुपचाप बैठे हुए थे, नॉन रिस्पॉन्सिव, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, ना हंस रहा था ना रो रहा था, क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। और साइलेंट थे ऑडियंस, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो साइलेंट ही होंगे। नो वन न्यू वट ही वॉज टॉकिंग अबाउट एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड वट ही वॉज सेइंग। और उसका जो एक्सेंट था, क्योंकि वो ब्रिटिश था, वो ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर रहा था, वो एक्सेंट इस तरह का था कि कुछ भी चीज़ किसी के समझ में नहीं आ रही थी। सारी की सारी अटेम्प्ट्स समझने की फेल हो जा रही थी, डिफीट हो जा रही थी लोगों की। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, और उसका भाषण 1 घंटे तक चलते रहा। देन द पोएट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बैफलमेंट। और 1 घंटे वो अपना लेक्चर देके पोएट वहाँ से चल दिए और हम लोग भी सब डिस्पर्स हो गए, मतलब हम लोग भी तितर बितर हो गए, अपने अपने रास्ते चले गए। अटर बैफलमेंट, और बहुत ज़्यादा हम लोग कंफ्यूज थे, आश्चर्य में थे कि क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया। वट आर वी डूइंग, हमने अपने आप से पूछा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। व्हाट इज़ एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म्स फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल। हमने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि एक इंग्लिश पोएट यहाँ क्या कर रहा है कि स्टूडियो में। ये स्टूडियो तो भाई सिंपल सिंपल फिल्म्स बनाता है तमिल लोगों के लिए, जो तमिल लोगों के समझ में आ सके। यहाँ पे अंग्रेज पोएट आके क्या कर रहा है पता नहीं। हमने क्वेश्चन किया, पीपल हुज लाइव्स लीस्ट अफोर्डेड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री। हम लोग तो ऐसे लोग हैं भाई जिनके पास इतनी हैसियत नहीं है, हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि इंग्लिश पोएट्री को अपना एक शौक बनाए या अपना एक टेस्ट डेवलप करें इंग्लिश पोएट्री के लिए। तो हम लोग के बीच में क्या कर रहा है ये पोएट। The poet looked pretty baffled too, for he too must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travails of an English poet. और जो पोएट था वो भी काफ़ी आश्चर्यचकित था, वो भी काफ़ी बैफल्ड लग रहा था, क्योंकि उसको भी शायद ऐसा लगा कि उसकी जो भाषण थी, उसकी जो स्पीच थी, उसमें उसने कई सारे थ्रिल्स बताए थे अपने पोएट्री के और अपने पोएट बनने के स्ट्रगल्स के। तो एज एन इंग्लिश पोएट उसने जो जो स्ट्रगल्स किए थे, जो जो उसने एडवेंचर्स किए थे, वो सब बताए थे। लेकिन ये सब चीज़ें कंपैटिबल नहीं थी, कॉन्ग्रुअस नहीं थी उसके ऑडियंस से, सूटेबल नहीं थी उसके ऑडियंस के लिए, कंड्यूसिव नहीं थी। तो शायद पोएट को भी ऐसा लग रहा था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ और मेरे बोलने का क्या मतलब है ना। हिज विजिट रिमेंड एन अनएक्सप्लेन मिस्ट्री, और उसकी जो वो विजिट थी उस दिन हमारे स्टूडियो में, वो एक अनएक्सप्लेन मिस्ट्री थी, एक रहस्य थी जिसका कोई आज तक हमको जवाब नहीं मिला था। नाउ देयर आर सर्टेन वर्ड्स इन दीज लाइन्स। फर्स्ट इज इनकॉन्ग्रुइटी। इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है इनकॉन्ग्रुअस, मीन्स अनसूटेबिलिटी, तालमेल का ना होना। जो पोएट की स्पीच थी वो इनकॉन्ग्रुअस थी, उसमें कोई कॉन्ग्रुइटी नहीं थी, क्योंकि दे वर तमिल ऑडियंस, दे वर अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड एनीथिंग ऑफ द स्पीच गिवन बाय दिस पोएट। ट्रेवेल्स, ट्रेवेल्स का मतलब होता है स्ट्रगल्स, जो पोएट ने स्ट्रगल्स किए थे, ट्रेवेल्स उसके बारे में बताया था अपनी स्पीच में। थ्रिल्स, यू ऑल नो, थ्रिल्स मीन्स एडवेंचर। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परसूट ऑफ अ जीनियस। अब दुनिया के जो बड़े बड़े प्रोज राइटर हैं, प्रोज क्या होता है, प्रोज इज जनरल लैंग्वेज, स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, यूजुअली स्टोरीज, मीन्स नॉन पोएट्री। जो पोएट्री के अलावा जो भी इंग्लिश होती है उसे प्रोज कहते हैं, है ना। तो दुनिया के जो बड़े बड़े प्रोज राइटर्स हैं वो शायद इस बात के लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन मेरा एक कन्विक्शन है, मेरा एक बिलीफ है जो दिन पर दिन स्ट्रांग होते जा रहा है कि जो प्रोज राइटिंग है वो एक जीनियस का काम नहीं है। कोई जीनियस इस काम को नहीं कर सकता प्रोज राइटिंग का। इट इज़ फॉर द पेशेंट, परसिस्टेंट, परसिवियरिंग ग्रज विद अ हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट। ये जो प्रोज राइटिंग है एक्चुअली बहुत ही पेशेंट, एक बहुत ही मतलब सहनशील और बहुत ही एक हार्ड वर्किंग और एक बहुत ज़्यादा परसिवियरिंग व्यक्ति के लिए बनाया गया है। परसिवियरिंग मतलब होता है कंटिन्यूइंग, चाहे कितनी मुश्किलें आ जाए हम स्ट्रगल करते रहें, उसे परसिवियरिंग कहते हैं। ड्रज मतलब होता है स्लेव, तो एक स्लेवरी करना, मतलब अपने सर्कमस्टांसिस की स्लेवरी करना, रिजेक्शंस के बाद भी कंटिन्यू करना। तो एक ऐसे व्यक्ति का काम है प्रोज राइटिंग जो बहुत ज़्यादा पेशेंट हो, बहुत ज़्यादा परसिवियरिंग हो और हर तरह के सर्कमस्टांसिस के साथ एडजस्ट करने वाला हो। विद द हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट। और जो प्रोज लिखते हैं उनके हार्ट बहुत ज़्यादा श्रंक हो जाते हैं। श्रंक मतलब कि श्रिवल हो जाते हैं, सिकड़ जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस स्ट्रगल से, कंटिन्यूस रिजेक्शंस थे, उनके हार्ट बिल्कुल दे बिकम इनसेंसिटिव टू पेन्स, दे बिकम कैलस, दे बिकम इम्यून टू ऑल द पेन्स एंड ऑल द रिजेक्शंस एंड दे कंटिन्यू टू
मूव अहेड डिस्पाइट सेटबैक्स, डिस्पाइट ऑब्स्टेकल्स, इस तरह की उनकी साइकोलॉजी हो जाती है, साइकी बन जाती है प्रोज राइटर्स की. तो इट इज़ नॉट मेंट फॉर कॉमन पीपल, कॉमन मैन. और वो इतने अंदर से उनका हार्ट इतना छोटा हो जाता है कि उसे कोई तोड़ ही नहीं सकता. कोई भी उनको रिजेक्शन उनको ब्रेक नहीं कर सकता. रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम. कोई भी रिजेक्शन स्लिप उनको दुखी नहीं कर पाती. ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस एंड सेंड्स इट ऑन टू अनदर एडिटर इंक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट. और जो प्रोज राइटिंग करते हैं ये अपनी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो भेजते रहते हैं पब्लिशर्स के पास, लेकिन वो पब्लिशर्स उनको रिजेक्ट करते रहते हैं. तो एक फिर ये फ्रेश कॉपी बनाते हैं, दूसरे पब्लिशर के बाद भेजते हैं. तो इस तरह से इनका सिलसिला चलते रहता है प्रोज राइटिंग करने वालों का. और जनरली जब ये अपनी प्रोज राइटिंग की मैन्यूस्क्रिप्ट पब्लिशिंग के लिए भेजते हैं तो उसके साथ पोस्टेज स्टैम्प भी भेजते हैं, एनवलप भी भेजते हैं, ताकि इन्हें पता होता है कि जैसे ही वो रिजेक्ट करेगा पब्लिशर तो वापस वो एनवलप में मेरी मैन्यूस्क्रिप्ट पोस्टेज लगा के भेज देगा वापस मुझे ही. It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page. और इस तरह के जो प्रोज राइटर्स होते हैं उनके लिए ही द हिंदू न्यूज़पेपर ने एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट या अनाउंसमेंट पब्लिश किया था एक न्यूज़पेपर के एक अनइम्पॉर्टेंट से पेज में, एक बेकार से पेज में, कोने में, छोटे से तुच्छ से कोने में, इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर. A short story contest organized by a British periodical by the name The Encounter. ये किस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट था, किस चीज़ का अनाउंसमेंट था? एक स्टोरी कॉन्टेस्ट, एक शॉर्ट स्टोरी का कंपटीशन होना था, उसका एडवर्टाइजमेंट था. एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ पीरियोडिकल दी एनकाउंटर. एक ब्रिटिश पीरियोडिकल था. पीरियोडिकल मतलब जैसे कोई मैगजीन है या कोई न्यूज़पेपर है, कोई भी चीज़ जो एक पीरियड के बाद जो आता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, मतलब पीरियड के बाद पीरियोडिकल कहते हैं उसको जनरल टर्मिनोलॉजी में. उसका नाम था दी एनकाउंटर. तो वो एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करा रहा था, उसका एडवर्टाइजमेंट था. ऑफ कोर्स दी एनकाउंटर वाजंट अ नोन कम्युनिटी अमंग द जेमिनी लिटरेटी. ये बात सच है कि जो एनकाउंटर नाम का ये पीरियोडिकल था, इसको जेमिनी स्टूडियोज़ में कोई नहीं जानता था. इट वाज नॉट अ नोन कम्युनिटी अमंग द जेमिनी लिटरेटी. लिटरेटी मीन्स द लिटरेट पीपल, द इंटेलेक्चुअल पीपल ऑफ जेमिनी स्टूडियोज़. वो लोग जो इतने इंटेलेक्चुअल्स थे, पोएट्स थे, स्टोरी राइटर्स थे जेमिनी स्टूडियोज़ के, कोई भी इससे वाकिफ नहीं था इस दी एनकाउंटर नाम के पीरियोडिकल से. आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल बिफोर आई स्पेंट अ कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड. और मैंने सोचा कि एक आइडिया ले लूँ इस पीरियोडिकल का, उससे पहले मैं अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट भेजूँ और अपना पोस्टेज भेजूँ, क्योंकि काफ़ी महंगा पड़ता था सब कुछ भेजना इंग्लैंड में. उससे पहले मैं थोड़ा सा जान लूँ इस पीरियोडिकल के बारे में. तो राइटर ने ऐसा सोचा. In those days, the British Council Library had an entrance with no long winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area. तो दी एनकाउंटर जो पीरियोडिकल था उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैं कहाँ गया? एक लाइब्रेरी में गया जिसका नाम था द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी. और उसका जो एंट्रेंस था, फॉर्चुनेटली जो उसका एंट्रेंस था वहाँ पे लंबे लंबे विंडी साइन बोर्ड्स नहीं लगे थे. क्योंकि जनरली क्या होता था कि जो ब्रिटिश लाइब्रेरीज होती थी पुराने ज़माने में, व्हेन इंडिया वाज डिपेंडेंट, तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, लाइब्रेरीज या कोई भी मतलब अपने ऑफिस के बाहर साइन बोर्ड्स लगाते थे और उसमें उल्टा सीधा लिखते थे. उसमें लिखते थे कि इंडियंस आर नॉट अलाउड, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, इस तरह की चीज़ें लिखते थे. बट फॉर्चुनेटली जो यहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल थी, लाइब्रेरी थी, इसमें इस तरह के विंडेड साइन बोर्ड्स नहीं थे. विंडेड मतलब वेरी फेसिंग द विंड, ऊंचे ऊंचे साइन बोर्ड्स. और कोई नोटिस भी नहीं था इस तरह का, जिससे कि मुझे ऐसा महसूस हो कि मैं किसी प्रतिबंधित एरिया में घुस रहा हूँ, इस तरह की फीलिंग आए. फॉरबिडन एरिया में मैं स्नीक कर रहा हूँ. स्नीक मतलब टू गो स्टीलथली, टू गो इन अ कंसील मैनर, छुप छुप के कहीं जाना, चोरी छुपे घुसना, उसे स्नीकिंग कहते हैं. तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ क्योंकि कोई भी साइन बोर्ड नहीं था, तो मैं किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में जा रहा हूँ चोरी छुपे, मुझे ऐसा फीलिंग नहीं आई क्योंकि कोई साइन बोर्ड नहीं था. And there were copies of the Encounter lying about in various degrees of freshness, almost untouched by readers. और जब मैं लाइब्रेरी में गया तो मैंने देखा वहाँ दी एनकाउंटर जो पीरियोडिकल था उसकी बहुत सारी कॉपीज़ रखी थी, और वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस. फ्रेशनेस मतलब कोई बहुत लेटेस्ट रही होगी, फ्रेश रही होगी, कोई थोड़ी पुरानी होगी, तो इस तरह की वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस, कई सारी कॉपीज़ थी, ओल्ड एंड न्यू, अनटच्ड बाय रीडर्स, और किसी रीडर ने उसको टच भी नहीं किया था. When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. और जब मैंने उसका एडिटर का नाम पढ़ा, दी एनकाउंटर का, तो मैं बड़ा ही शॉक्ड हुआ और मेरे दिल में एक ज़ोर ज़ोर से मतलब
घंटियां बजने लगी, मेरे सूखे हुए दिल में घंटियां बजने लगी, श्रंकन हार्ट, मेरे सिकड़े हुए हृदय में घंटियां बजने लगी। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियोज़। ये एडिटर तो वही था जो जेमिनी स्टूडियोज़ में आया था, जो पोएट आया था। आई फेल्ट like I had found a long lost brother, and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने अपना कोई बहुत पुराना खोया हुआ भाई मुझे वापस मिल गया हो, क्योंकि पोएट बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो गया, होपफुल हो गया कि भैया ये तो जेमिनी स्टूडियोज़ आया था और मैं भी जेमिनी स्टूडियोज़ का स्टाफ हूँ, तो शायद ये मेरे काम को अप्रिशिएट करेगा और मेरे को पब्लिश करेगा। तो मैंने जब एनवेलप को फोल्ड किया, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भेजी और उसका एड्रेस लिखा, तो मैंने गाना गाया। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं गाना गाते गाते काम कर रहा था। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम थिंग एट द सेम टाइम। और मैंने ऐसा सोचा, शायद मैं बड़ा इमोशनल हो गया था और मैंने ऐसा सोचा शायद वो भी मेरे लिए गाना गा रहा होगा, जो गाना मैं गा रहा हूँ वो भी शायद अपने उस एंड से मेरे लिए गाना गा रहा होगा। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म। जैसे कि जनरली होता है ना इंडियन मूवीज़ में, बॉलीवुड मूवीज़ में, जो भाई भाई होते हैं तो शुरू में गाना चलता है उनके मिलने का, और जब एक पिक्चर एंड होती है तब दोनों का गाना चलता है मिलने का। उसी तरह का सीन यहाँ पे पोर्ट्रे किया जा रहा है, क्योंकि फिल्मों में काम करता था भाई पोएट, तो फिल्मी अंदाज में बात कर रहा है। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन दैट वाज हिज नेम, और इस पोएट का नाम अब यहाँ पे बता रहे हैं, उसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। और हमारी एक पोएम भी है जो हमने पोएट्री सेक्शन में पढ़ी थी, उसके पोएट भी स्टीफन स्पेंडर थे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड years later when I was out of Gemini Studios and I had much time but not much money, anything at a reduced price attracted my attention. अब एक बिल्कुल ही दूसरा इवेंट यहाँ पर बताया जा रहा है। बहुत साल बीत चुके थे ये सब घटनाओं के, तो जो राइटर हैं वो बताते हैं कि वो जेमिनी स्टूडियोज़ को भी छोड़ चुके थे और अब उनके पास पैसा तो ज़्यादा नहीं था लेकिन टाइम खूब था, क्योंकि वो रिटायर थे, फ्री थे। एनीथिंग एट रिड्यूस प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन, और कोई भी चीज़ जो सस्ती दिखती थी बाज़ार में वो मेरा ध्यान खींच लेती थी। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस देयर वाज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच। और जब मैं घूम रहा था मद्रास की सड़कों में तो मैंने देखा कि जो पोस्ट ऑफिस था मद्रास का माउंट रोड में, उसके सामने नई बुक्स का एक पाइल रखा हुआ था फुटपाथ में कहीं पे, और 50 पैसे में एक बुक बिक रही थी। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। वो सारी की सारी किताबें एक्चुअली एक ही किताब की बहुत सारी कॉपीज़ थी। एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, वो अमेरिकन ओरिजिन की एक बुक थी और उसका जो एलिगेंट, बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल उसका पेपर बैक कवर था। पेपर बैक कवर मीन्स एक तो कवर होता है हार्ड गत्ते वाला, उसको नहीं कहते, बल्कि सॉफ्ट, जैसे हमारी फ्लैमिंगो बुक का कवर है। इट इज़ मेड अप ऑफ पेपर बट इट इज़ अ लिटिल बिट थिक पेपर, नॉट वेरी स्लीक एंड थिन पेपर बट थिक पेपर का बना, जैसे फ्लेमिंगो है हमारी बुक्स है, मोमेंट्स, ये सब बुक्स हैं एनसीईआरटी की। इस तरह का पेपर बैक उसका मतलब कवर था। तो ये बुक वहाँ पे बिक रही थी 50 पैसे में, स्पेशल लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन। और ये स्पेशली लो प्राइस्ड स्टूडेंट्स के लिए एडिशन निकाला गया था इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। और ये किस खुशी में निकाला गया था? क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन की 50वीं एनिवर्सरी थी। इस खुशी में एक सस्ता सा एडिशन स्टूडेंट्स के लिए निकाला गया था। आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक, और मैंने 50 पैसे दे के वो एक कॉपी खरीद ली, द गॉड दैट फेल्ड, और उस बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए पहले, वो भगवान जो फेल हो गया। एक्चुअली भगवान तो कभी फेल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे जो गॉड वर्ड है इट इज़ मेटाफोरिकल। इसको यहाँ इसलिए बताया जा रहा है, गॉड से यहाँ कम्युनिज्म का मतलब है, मीन्स कम्युनिज्म को भगवान का दर्जा दिया जाता था उस समय। तो इस तरह का गॉड जो फेल हो, मतलब कम्युनिज्म गवर्नमेंट जो किस तरह से फेल हुई थी, यहाँ पे इसका मेटाफोरिकल एक्चुअल मीनिंग है। 6 eminent men of letters in 6 separate essays describe their journeys into communism and their disillusion written। और जो ये बुक थी गॉड डेट फेल्ड, इसको किसने लिखा था? 6 एमिनेंट राइटर्स ने लिखा था, मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स मतलब वेरी इरूडाइट, वेरी लर्नेड राइटर्स। तो 6 राइटर्स ने, इंटेलेक्चुअल्स ने इसको लिखा था और अपने 6 एसेज दे रखे थे, अपनी 6 जर्नीज दे रखी थी अलग अलग, किस तरह से वो कम्युनिज्म में आए और किस तरह से कम्युनिज्म से वो बाहर निकले, कम्युनिज्म से उनको धोखा मिला है, कम्युनिज्म से उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, किस तरह से कम्युनिज्म को उन्होंने छोड़ा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है। नाउ
डिसइल्यूजन रिटर्न। डिसइल्यूजन मतलब इल्यूजन मतलब भ्रम, और डिसइल्यूजन मतलब जब आपका भ्रम दूर हो जाए। तो 6 जो राइटर्स थे, 6 जो लोग थे, ये कम्युनिज्म में गए, इन्होंने कम्युनिज्म को फेवर किया, लेकिन बाद में जो भ्रम था इनका दूर हुआ और किस तरह से कम्युनिज्म से बाहर निकले ये बताया जा रहा है। और इनके नाम क्या थे जो 6 राइटर्स थे? एंड्रे गाइड, फुट नोट्स में आप इनका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, यू कैन रीड इट। एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो साइलन, आर्थर कॉल्सलर, लुईस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर, और जब मैंने गॉड डेट फेल की कॉपी में स्टीफन स्पेंडर का नाम देखा तो फिर से मुझे बड़ा एक बैफलमेंट हुआ, सरप्राइज हुआ। स्टीफन स्पेंडर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ लिखा हुआ है। सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंस, और अचानक से जब मैंने स्टीफन स्पेंडर का नाम देखा राइटर्स में तो उस बुक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई मेरे दिल में। स्टीफन स्पेंडर, द पोएट हु हैड विजिट जेमिनी स्टूडियोज़, ये तो वही पोएट है जो जेमिनी स्टूडियोज़ आया था। एक्चुअली ये काफ़ी बाद का एपिसोड बताया जा रहा है। पोएट ने अपना मैन्यूस्क्रिप्ट भेजा था, ठीक है, इंग्लैंड में। उसके बाद क्या हुआ वो हमको कुछ बताया नहीं है, सीधे काफ़ी आगे जब पोएट ने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया राइटर ने, तब का बताया जा रहा है इंसिडेंट्स। In a moment, I felt a dark chamber of my mind lit up by a hazy illumination. जब मैंने ये सोचा कि तो स्टीफन स्पेंडर ये तो हमारे स्टूडियोज़ में आया था, तो अचानक से मेरे दिल के अंधेरे कोनों में फिर से एक हेजी इल्यूमिनेशन हो गया। मतलब मेरे दिल के अंधेरे कोनों पे एक लाइट आ गई, हेजी लाइट। हेजी मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट नहीं, थोड़ी डिम लाइट, धुंधली सी लाइट मेरे हृदय में आ गई। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। तो अब मुझे समझ में आया कि जो स्टीफन स्पेंडर ने जो परफॉर्म किया था एक बार जेमिनी स्टूडियोज़ में, और जो रिएक्शन हमको मिला था उस समय, वो अब एक रहस्य नहीं रहा। मेरे समझ में आ गया था कि क्यों स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियोज़ में उस दिन आया था और क्यों उसको एंटरटेन किया था एस वासन ने, बॉस ने। उससे जो रहस्य था वो अब समझ में आ रहा था। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज़ मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री। जो हमारा बॉस था एस वासन, एक्चुअली उसको स्टीफन स्पेंडर की लिटरेरी टैलेंट से या पोइट्री से या एज अ पोएट उससे कोई लेना देना नहीं था। केवल उसने स्टीफन स्पेंडर को इसलिए बुलाया था क्योंकि स्टीफन स्पेंडर कम्युनिज्म के अगेंस्ट था। जैसा कि उसने बताया है अपनी इस बुक में द गॉड डेट फेल में, किस तरह से वो कम्युनिज्म से बाहर आया था। तो एंटी कम्युनिज्म के बारे में वो स्पीच देता था, उसका फेवर करता था, इसीलिए एस वासन ने उसका सपोर्ट किया था, उसको एंटरटेन किया था अपने स्टूडियो में। बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड। तो एक्चुअली एस वासन भी क्या था, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, एक बिग शॉट था। और जो कम्युनिज्म गवर्नमेंट थी वो ऑब्वियसली बड़े बड़े लोगों से, बिग शॉट से पैसा लेके गरीबों को बांटती थी। तो एस वासन को कम्युनिज्म से काफ़ी रिस्क था, काफ़ी ख़तरा था। तो इसीलिए वो हमेशा कम्युनिज्म के अपोज रहते थे, और जो भी कम्युनिज्म के अपोज और लोग थे वो उनको एंटरटेन करते थे। इसीलिए एस वासन ने उनको जेमिनी स्टूडियोज़ में बुलाया और एंटरटेन किया, क्योंकि जो गॉड था, जो कम्युनिज्म था, उनसे कहीं ना कहीं एस वासन का कुछ रिलेशन था, क्योंकि दे बोथ आर एडवर्सरीज, बिकॉज एस वासन वॉज अ बिग रिच मैन एंड कम्युनिज्म will not allow him to survive. So therefore, he called Spender to his studios. So this is the end of the chapter. In case of any query and doubt, you can send me a message through WhatsApp. Take care. Good luck.